एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सोचोल को देखते हैं जो कि यूनवो के गांव में वाईफाई कनेक्शन ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर वह यूनताई के जिम में आता है और उसे वहां पर वाईफाई मिल जाता है। यूनताई उसे बताता है कि वाईफाई यहीं पर अवेलेबल है और सोचोल वहां पर यूनवो की बॉक्सिंग की ट्रॉफी देखता है और उससे पूछता है कि क्या यूनवो बॉक्सिंग किया करता था। यूनताई कहता है कि हाँ। वहीं हम यूनवो को देखते हैं जो कि सभी आदमियों को बुरी तरह से मार रहा होता है और वह स्योंग को पकड़ भी लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर पुलिस बुलाई है। और वहाँ पर पुलिस आती है और स्योंग को वहाँ से ले जाती है। वहीं हेन देखते हैं कि वो यूनसंग होता है और वह यूनसंग को कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूनसंग कहता है तुम यहाँ पर हो, ये तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है और तुम्हें ढूंढना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, तो तुम मुझे और ज़्यादा मॉन्स्टर मत बनाओ। हेन कहते हैं क्या तुम मुझे डरा रहे हो, क्या तुम पागल हो। यूनसंग कहता है कि हाँ मैं पागल हूँ और मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिला था, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताने के लिए मना कर दिया क्योंकि मैं तुम्हारा गार्डियन नहीं हूँ और अब मैं तुम्हारा गार्डियन बनना चाहता हूँ। हेन कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। यूनसंग कहता है कि तुम्हें कैंसर है, इसके बारे में तुमने अपनी फैमिली को नहीं बताया है ना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली परेशान हो जाएगी क्योंकि उन्होंने पहले भी अपना एक बेटा खोया है। हेन कहती है अपनी बकवास बंद करो। यूनसंग कहता है अगर तुम अपनी फैमिली को और ज़्यादा बुरी सिचुएशन में नहीं डालना चाहती तो मेरे पास वापस आ जाओ, वहाँ पर सीओ की पोस्ट तुम्हारे लिए अभी भी खाली है। तभी वहाँ पर सोचल आता है। यूनसंग को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन यूनसंग सैड हो जाता है और वहीं सोचल नीचे गिर जाता है और वह रोते हुए उसे कहने लगता है कि मुझे बताओ कि चुअन कहाँ पर है, वो कैसी है और तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। मुझे लगता है कि मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तो हेन उसे कहती है कि रोना बंद करो, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, यूनसंग ने सभी को धोखा दिया है। सोचल उसे कहता है कि मुझे बताओ कि चुअन कहाँ पर है, लेकिन यूनसंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर हेन, सोचल और यूनताई भी वहाँ से जा रहे होते हैं और हेन उन दोनों को कहती है कि इसके बारे में किसी को मत बताना कि यहाँ पर यूनसंग आया था। सोचल कहता है लेकिन ऐसा क्यों। हेन कहते हैं कि मैंने कहा ना तो बस मत बताना। सोचल कहता है कि ठीक है, लेकिन यूनताई मीसू को बता देता है कि जो क्यून ग्रुप का न्यू चेयरमैन है वो यहाँ पर हेन से मिलने के लिए आया था, साथ ही वो उसे उसकी फ़ोटो भी दिखाता है। फिर हम चोन को देखते हैं, उसके पास यूनसंग की कॉल आती है और उसे कहता है कि तुमने कोरिया का नंबर, ईमेल सब कुछ डिलीट कर दिया है ना। चोन कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर फेक आईडी के साथ रह रही हूँ। यूनसंग कहता है कि फिर ठीक है और अब हम ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को कॉल करेंगे। तो जॉन उसे कहते हैं कि क्या तुम सोचोल से मिले। यूनसंग कहता है कि हाँ, तुम क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। जॉन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनसंग कहता है कि वो तुमसे बहुत नाराज है, अगर तुम उससे मिली तो शायद वो बदला तुमसे ज़रूर लेगा। यह बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तो जॉन भी कहती है कि हाँ वो नाराज़ तो होगा ही, मैंने किया ही ऐसा काम है, बट मैं खुश हूँ कि अब वो मैच्योर हो चुका है। लेकिन वहीं सोचल तो जॉन को याद करके रो रहा होता है। फिर हम हेन को देखते हैं जो कि यूनवो का वेट कर रही होती है। तभी यूनवो आती है और देखती है कि उसके फेस पर चोट लगी होती है, तो उसे जल्दी जल्दी अंदर लेकर आती है और उसके कपड़े उतारने लगती है कि उसे कितनी चोट लगी है। यूनवो से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हेन कहती है कि चुपचाप बैठे रहो। तो यूनवो कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ और वो जाता है, लेकिन हेन देखती है कि उसके शोल्डर पर काफ़ी चोट लगी होती है और कहते हैं कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी, और वो उसे अपना मुँह खोलने के लिए कहती है। तो यूनवो आ करता है। हेन कहते हैं कि तुमने खुद ही अपनी टंग को बाइट कर लिया है। यूनवो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उसे दवाई लगा रही होती है। यूनवो से बताता है कि मेरे सामने तीन आदमी थे और मैं अकेला ही उनसे फाइट कर रहा था। हेन कहती है लेकिन ऐसा किया किसने है। यूनवो कहता है कि मैंने तुम्हें लैंड ब्रोकर के बारे में बताया था ना, वो अपने आदमी लेकर मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन मैं जीत गया और अब वो जेल में है। तो हेन कहती है कि मैं तुमसे इम्प्रेस नहीं हूँ, तुम्हें भाग जाना चाहिए था। उसे प्रॉमिस करो कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो तुम भाग जाओगे। यूनवो कहता है मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए खुद से प्रॉमिस कर चुका हूँ। हेन कहते हैं तुम्हें मेरे लिए प्रॉमिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अब हम दोनों मैरिड कपल नहीं हैं और अगर अब तुम मेरे सामने किसी और लोगों से मार खाकर आए तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। यूनवो कहता है कि ठीक है और वह हेन से प्रॉमिस भी करता है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। फिर सुबह होती है, सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं और वो सोचोल को कहते हैं कि तुम्हारे फेस पर क्या हुआ। सोचोल कहता है कि मैं गिर गया था। तभी वहाँ पर यूनवो आता है, उसके फेस पर भी चोट लगी होती है। वो यूनवो से भी पूछते हैं। यूनवो कहता है कि मैं भी गिर गया था। तो सोचोल कहता है कि मुझे पता चला है कि यूनवो बॉक्सर था, उसने काफ़ी सारी ट्रॉफी जीती हुई है। तो यूनवो को पापा कहता है कि हाँ ये हर काम में काफ़ी अच्छा था और हमेशा टॉप लिस्ट में ही रहता था, ये बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। लेकिन मिसू कह देती है कि यूनवो नहीं बल्कि यूनताई तुम्हारे ऊपर गया है। फिर बेगडू सोचोल से पूछता है कि तुम किसके ऊपर गए हो। तो सोचोल कहने लगता है कि अपने पापा के ऊपर। गमजुन कह देता है कि मेरे ऊपर नहीं गया है। फिर वो हेन को कहता है कि तुम काफ़ी प्रीटी हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह, तुम अपनी मॉम के ऊपर गई हो। लेकिन इस पर वो दोनों ही चुप हो जाते हैं।
फिर यून वो ऑफिस जाने लगता है। तभी वहाँ पर सुजुल आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो उसे यूनसंग के बारे में बताने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर हेइन आ जाती है। उसे देखकर सुजुल चुप हो जाता है और यूनवो कहता है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे ना। यूनवो कहता है कि मैं नहीं तो सुजुल वहाँ से चला जाता है। तो हेइन यूनवो कहती है कि तुम उसे इग्नोर करो, क्या तुमने दवाई लगाई? यूनवो कहता है कि मैं जल्दी में था तो मैं भूल गया। फिर हेइन उसे दवाई लगाते हैं और साथ ही बैंडेज भी लगाती है। उसके बाद यूनवो फिर जाने लगता है। हेइन उसे बाय कहती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो अपनी गाड़ी रोक देता है और हेइन के पास वापस आता है। हेइन कहती है कि क्या हुआ? यूनवो कहता है कि अभी काफ़ी ट्रैफिक होगी तो मुझे 5 या 10 मिनट बाद निकलना चाहिए। फिर वो दोनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो हेइन उसे कहती है कि पहले जब हमने यहाँ पर साथ में आइसक्रीम खाई थी तभी हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। यूनवो कहता है कि अगर ऐसा होता तो तुम नहीं जान पाती कि मैं कैसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं जान पाता कि तुम कैसा कर रही हो। और मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैंने तुमसे कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हारा दिन कैसा गया और आज तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो। अगर मैं तुमसे पूछता तो शायद आज हमारी लाइफ ऐसी नहीं होती। तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर हम सोली और यूनसंग को देखते हैं। सोली उसे कहती है कि चेयरमैन कैसा है, तुम्हें चेयरमैन को यहाँ पर वापस लेकर आना चाहिए, उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे। यूनसंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता और जल्दी मेरी हेइन से शादी होने वाली है। सोली कहती है कि क्या हेइन तुमसे शादी करने के लिए मान चुकी है? यूनसंग कहता है कि मैं जो ठान लेता हूँ वो करके रहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम यूनवो को ऑफिस में देखते हैं। यूनवो के साथ सभी के पास एक नोटिस आता है कि यूनवो को उसकी पोजीशन से हटा दिया है माल प्रैक्टिस की वजह से, यानी कि उसने लो फीम से रिश्वत ली है। फिर यूनवो अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यूनसंग आता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे यहाँ पर इतना कम टाइम होगा। यूनवो कहता है कि मैं इसके लिए पहले ही प्रिपेयर था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन तुमने मेरे ऊपर माल प्रैक्टिस का इल्ज़ाम लगाया, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तो वो कहता है कि जल्दी पर्सनल कमेटी होने वाली है तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वो कहता है वैसे हेइन जिस गांव में है वहाँ की हवा काफ़ी अच्छी है। ये सुनकर यूनवो काफ़ी चौंक जाता है। यूनसंग कहता है कि मैं कल उससे मिला था, क्या उसने तुम्हें इसके बारे में बताया नहीं? तो यूनवो कहता है कि हम दोनों के पास बात करने का टाइम ही नहीं होता। वैसे क्या तुम्हें पता चला कि सोंग को अरेस्ट कर लिया गया और मैं जल्दी तुम्हारी सच्चाई सामने लेकर आऊँगा? यूनसंग कहता है तुम जो करना चाहते हो वो करो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। उसके बाद यूनवो वहाँ से चला जाता है। फिर हम सोली और ग्रेस को देखते हैं। सोली कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा कॉल उठाओगी। ग्रेस कहती है कि अभी सब कुछ सेटल नहीं हुआ है तो मुझे तुम्हारा कॉल तो उठाना ही था। तो सोली कहती है मुझे पता है कि तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो नहीं मिल पाया है। ग्रेस कहती है कि इतने कम पैसों में तुम मुझे अब्रॉड भेजना चाहते थे, तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लिए सही था? सोली कहती है कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें चेयरमैन को ढूंढना है। अगर तुम उसे ढूंढ देती हो तो मैं तुम्हें CEO बना दूंगी। उसके बाद ग्रेस चेयरमैन को ढूंढने के काम में लग जाती है। फिर हम ब्योमजा को देखते हैं और कैनोन उसे कॉल करके बता देता है कि यूनसंग चेयरमैन को कहीं और लेकर जा चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी वो कहाँ पर है। ये सुनकर ब्योमजा काफ़ी चौंक जाती है और कहते हैं कि हमें पता करना पड़ेगा कि पापा कहाँ पर है। और तभी उसे सॉन्ग मिलता है। तो सॉन्ग उसे देखकर कहता है कि तुम तो मेरी मॉम की बेटी हो ना? तो ब्योमजा कहती है कि उसने मुझे पागल बना दिया था। फिर वो उसे हैंकी देती है और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे दिया था। सॉन्ग कहता है उसने तुम्हें हैंकी क्यों दिया, क्या तुम रो रही थी? ब्योमजा कहते हैं कि मैं रो नहीं रही थी। तो सॉन्ग कहता है जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो रोते हैं, अगर तुम कभी सैड होती हो तो तुम्हें चिकन खाना चाहिए, इससे तुम्हें काफ़ी बेहतर फील होगा। ये बोलकर सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। फिर हम बेगड़ू को देखते हैं जो कि कमेटी ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। और जब वो वहाँ पर आता है तो देखता है कि सोखुन स्पीच दे रहा होता है और सभी लोग सिर्फ उसका ही समर्थन कर रहे होते हैं। फिर बेगड़ू सॉन्ग और चुनसिक बात कर रहे होते हैं। चुनसिक बेगड़ू को कहता है कि पहले तुमने गाँव में जितने भी काम करवाए हैं सोखुन उन सभी कामों को चेंज कर रहा है, क्योंकि अब वो गाँव का हेड बन चुका है और वो तुम्हारे निशान को भी मिटा रहा है। फिर वो एक जगह पर आते हैं और देखते हैं कि वो वॉल को अपनी तरह से पेंट कर रहे होते हैं। तो बेगड़ू से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे निशान को मिटाना चाहते हो? तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसे फ़ोन में एक प्रिंट दिखाता है और कहता है कि हम इसे इस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं। फिर हम सुजुल को देखते हैं जो कि उनताई के जिम में होता है और वो देखता है कि वो गेम खेल रहा होता है। ये देखकर उसे याद आता है कि चोन भी मेरे साथ गेम खेला करती थी, यानी कि गेम में उसने आईडी बनाई हुई थी। ये देखकर वो अपनी गेम को लॉगिन करता है और देखता है कि चोन 2 घंटे पहले ऑनलाइन आई थी। और ये देखकर सुजुल काफ़ी खुश हो जाता है और वो योल को थैंक यू कहने लगता है। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो कि सोली से कॉल पर चेयरमैन के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनवो आ जाता है, उसके साथ यांगी भी होता है। फिर वो दोनों ग्रेस से बात कर रहे होते हैं और वो ग्रेस को ब्लैकमेल करते हैं। यूनवो कहता है कि हमें पता है कि तुमने कौन कौन से गलत काम किया, अगर हम चाहें तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भी कर सकते हैं। तो ग्रेस कहते हैं कि मैं तो स्टार्टिंग से तुम्हारे साथ ही थी, मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया है।
और तभी वहाँ पर ब्योमजा आती है जो कि उसके सर पर अपना बैग मार देती है और ग्रेस को कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। फिर वो सभी साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं। कैनोन भी उनके साथ होता है और ग्रेस उन्हें बता रही होती है कि यूनसंग चेयरमैन को कहीं और लेकर चला गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। फिर ग्रेस कहने लगती है कि तुम सभी मेरी फैमिली की तरह ही हो, मैं कभी नहीं चाहती थी कि सोली तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। और वो ब्योमजा को कहती है कि किम सियोन कैसी है। फिर हम किम सियोन को देखते हैं और वो मिसू को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, उस दिन सलून में मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मिसू कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो उसे अपने सलून में लेकर आती है। वहाँ पर वो लेडीज़ होती है जो कि उस दिन किम सियोन की बीचिंग कर रही होती है और वैसा करने के लिए किम सियोन से माफ़ी मांगती है। तो किम सियोन कहती है कि कोई बात नहीं। फिर किम सियोन कॉफ़ी पीने के लिए शॉप पर आती है और वहाँ पर कॉफ़ी पीने से पहले पे करना पड़ता है। तो वो पे करने के लिए अपना कार्ड देती है, लेकिन उसका कार्ड काम नहीं कर रहा होता है। तो किम सियोन कहती है कि क्या मैं कॉफ़ी पीने के बाद पे कर सकती हूँ, लेकिन वो मना करती है। तभी वहाँ पर बोंगे आती है, वो अपने लिए कुछ ऑर्डर करती है और वो किम सियोन की कॉफ़ी के पैसे भी देती है। तो किम सियोन कहती है कि मैं फ्री में कुछ भी नहीं पीना चाहती। तो बोंगे कहते हैं कि तुम्हें फ्री में नहीं मिल रहा है, बल्कि इसके बदले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और वो किम सियोन को एक जगह पर ले आती है जहाँ पर वो सभी खेत का काम कर रहे होते हैं। और बोंगे कहती है कि मैंने तुम्हारे पैसे दिए हैं, तो इसके बदले तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और वहाँ पर एक लेडी किम सियोन को सिखाती भी है कि उसे किस तरह से काम करना है। फिर हम हेन को देखते हैं। सेक्रेटरी ना उसे मिलने के लिए आते हैं, साथ ही वो उसके लिए पिज़्ज़ा भी लेकर आती है। और वो हेन को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कितनी डिसरिस्पेक्ट होने के बाद भी यून वो वहाँ पर काम क्यों कर रहा है। हेन कहते हैं कि मैं कुछ समझी नहीं। तो ना कहते हैं कि क्या आपको पता नहीं चला यूनवो के ऊपर माल प्रैक्टिस टाइप कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं। ये सुनकर हेन काफ़ी चौंक जाती है। फिर हेन यूनसंग को कॉल करते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है, तुमने यूनवो के साथ ऐसा क्यों किया, तुमने उसके ऊपर माल प्रैक्टिस का इल्ज़ाम लगाया, कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। यूनसंग कहता है कि उसे लॉ फर्म से रिश्वत दी गई है। तो हेन कहती है मतलब कि अब तुम उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना चाहते हो। तो यूनसंग कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन लास्ट में दोषी यूनवो ही होने वाला है। फिर यूनवो और ब्योमजा घर आते हैं। वहाँ पर मिसू होती है और मिसू यूनवो से बात करती हैं और कहती हैं क्या तुम्हें पता है कि कल यहाँ पर यूनसंग आया था। यूनवो कहता है कि हाँ। मिसू कहते हैं कि वो रात में हेन से मिलने के लिए क्यों आया था, क्या उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। यूनवो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो जाते समय अपने पाँव से एक पत्थर को दूर फेंकता है और वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर मिसू कहती है कि क्या ये जेलस फील कर रहा है। फिर हम किम सियोन को देखते हैं और वहाँ पर काम करने के बदले उसे पैसे भी दिए जाते हैं। उसके बाद घर पर वो सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं और किम सियोन बहुत सारा खाना खाती है। और फिर सोते टाइम ब्योमजा किम सियोन के लिए स्लीपिंग पिल्स लेकर आता है, लेकिन किम सियोन काम करने की वजह से इतनी थक चुकी होती है कि वो तो पहले ही सो चुकी होती है। ये देखकर ब्योमजा काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि ये तो स्लीपिंग पिल्स लिए बिना कभी सो ही नहीं पाती थी, लेकिन आज पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है। फिर वो बाहर आता है और देखता है कि बेगड़ू ड्रिंक कर रहा होता है और उससे पूछते हैं कि तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हो। तो बेगड़ू से बताता है कि पहले मैं गाँव का हेड हुआ करता था, लेकिन अब मैं यहाँ का हेड नहीं हूँ। और उसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर टीवी देखने लगते हैं। फिर हम बोंगे को देखते हैं जो कि खेत से कुछ सब्जियां लेकर घर आते हैं और देखते हैं कि फ्लोर पर कुछ पत्ते गिरे हुए होते हैं। और वो सुनती है कि हेन डॉक्टर से बात कर रही होती है। हेन डॉक्टर को कह रही होती है कि मैं प्रॉपर मेडिकेशन ले रही हूँ और वाइट ब्लड सेल इंक्रीज करने के लिए मैं इंजेक्शन भी ले रही हूँ। ये सुनकर बोंगे काफ़ी चौंक जाती है और वो यूनवो के पास आती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या हेन बीमार है, मैंने सुना कि वो डॉक्टर से बात कर रही थी। तो यूनवो कहता है कि हाँ वो बीमार है, लेकिन हेन ने ये बात सीक्रेट रखी हुई है। बोंगे कहती है कि उसे क्या हुआ है। तो यूनवो रोते हुए उसे बताता है कि हेन को ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर बोंगे काफ़ी चौंक जाती है और वो भी रोने लगती है। यूनवो कहता है कि उसके सर्वाइवल रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो आप उसका अच्छे से ख्याल रखो। तो बोंगे कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कब पता चला। यूनवो कहता है कि जब मैं आपको ये बताने के लिए गाँव आया था कि मैं हेन से डिवोर्स लेना चाहता हूँ, जब मैं वापस सियोल गया था उसी दिन मुझे इसके बारे में पता चला। बोंगे कहती है मतलब कि उसकी बीमारी की वजह से तुम्हारा माइंड चेंज हुआ है कि तुम्हें उसे डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। यूनवो कहता है कि हाँ। ये सुनकर बोंगे को काफ़ी गुस्सा आता है और वो यूनवो को मारने लगती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें हेन के बारे में सब कुछ पहले से ही पता होना चाहिए था। यूनवो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखो। फिर हम बेगड़ू को देखते हैं और वो बोंगे को रोता हुआ देख लेता है। उसके बाद वो मीसू को बताता है कि तुम्हारी मॉम रो रही थी, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मैं गाँव का हेड नहीं हूँ। फिर बेगड़ू बोंगे के पास आता है और कहता है कि तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं सभी गांव वाले के लिए काम किया करता था, लेकिन अब मेरे लिए सिर्फ मेरी फैमिली ही है। तो बोंगे कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। और तभी वहाँ पर सभी ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। तो वो पूछते हैं कि सोचुअल कहाँ पर है।
वहीं हम सोचोल को देखते हैं जो कि उनताई के जिम में चोन के ऑनलाइन आने का वेट कर रहा होता है और चोन गेम में ऑनलाइन भी आती है और सोचोल चोन को मैसेज करता है। ये देखकर चोन काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि मुझे मैसेज क्यों कर रहा है। तभी सोचोल उसे एक फ़ोटो भेजता है और चोन को कहता है कि हमारे बेटे का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है तो टाइम टाइम से उसे वैक्सीन देती रहना और उसे इंजेक्शन से काफ़ी डर लगता है तो उसके लिए बेबी शार्क सॉन्ग गाना मत भूलना, उसे काफ़ी कंफर्ट मिलता है। और हमें दिखाया भी जाता है जब सोचोल अपने बेबी को इंजेक्शन लगवाने के लिए लेकर आया था तो सोचोल रो रहा होता है और उसके लिए बेबी शार्क का सॉन्ग भी गा रहा होता है। और फिर सोचोल युनवू को गोदी उठा लेता है और सोचोल को इस तरह से देखकर चोन भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। और वहीं प्रेजेंट में भी सोचोल के मैसेज देखकर चोन काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर हम हेन को देखते हैं जो कि रेडी होकर बाहर आती है। किमसन उसे कहती है तुम कहाँ जा रही हो, कहीं तुम भी ब्योमजा की तरह सेओल तो नहीं जा रही हो। हेन कहती है कि हाँ मुझे कुछ काम है और मैंने सुना है कि कल यहाँ पर यूनसंग आया था, तुम्हारी उससे क्या बात हुई है। हेन कहती है वो चाहता है कि मैं उसके साथ काम करूँ। किमसन कहती है कि क्या तुम दोनों साथ में काम करने की प्लानिंग कर रहे हो और तुम भी उसके साथ मिलकर अपनी फैमिली को बाहर निकाल देना चाहती हो और फिर से सीईओ बनना चाहती हो। हेन कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो। और तभी वहाँ पर बोंगे रेलगाड़ी लेकर आती है और हेन को कहती है कि क्या तुम सेओल जा रही हो। हेन कहती है कि हाँ। बोंगे कहती है कि यहाँ पर टैक्सी नहीं चलती तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। फिर हेन उसके साथ बैठ जाती है। हेन बोंगे को कहती है कि आपने आज तक मेरे लिए जितना भी किया उसके लिए थैंक यू। तो बोंगे कहते हैं कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी की तरह ही हो। हम हेन को देखते हैं जो कि क्वीन ग्रुप में आती है और हेन को देखकर सभी काफ़ी चौंक जाते हैं और युनवू को ना से इसके बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पर हेन आई है। और वहीं हेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी होती है। वहाँ पर यूनसंग होता है और यूनसंग हेन को वेलकम बैक कहता है। हेन कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से नहीं आई हूँ, मुझे पता है तुमने जो हमारा छीना है तुम हमें वापस नहीं करने वाले हो, तो इससे अच्छा यही है कि हमें शेयर कर लेना चाहिए। और वहीं युनवू भागते हुए हेन से बात करने के लिए आता है लेकिन इससे पहले हेन यूनसंग के साथ वहाँ से चली जाती है। और फिर युनवू वहीं आता है जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी होती है और वो हेन को देखता है। हेन को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वहाँ पर यूनसंग भी आ जाता है। हेन कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि अब अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मैं खुद ही ढूंढूंगी। युनवू कहता है क्या तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन ये है। इस पर हेन कुछ भी नहीं कहती और यूनसंग हेन को वहाँ से ले जाता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले यूनसंग और हेन बात करते हैं कि उन्हें वहाँ पर क्या क्या कहना है। और एक लड़का यूनसंग को कहता है कि आपकी वेडिंग अनाउंसमेंट के बारे में क्या। यूनसंग कहता है कि वो मैं लास्ट में खुद ही करने वाला हूँ। वहीं हम ग्रेस और ब्योमजा को देखते हैं जो कि चेयरमैन का पता करने के लिए एक जगह पर आते हैं और उसके पास सोली की कॉल भी आती है कि क्या तुम्हें चेयरमैन मिला, लेकिन ग्रेस अभी भी मना कर देती है। और वहीं हम सोली को देखते हैं जो कि एक जगह पर आती है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जैसे कि होश आ जाती है। और वहीं हेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती है। सबसे पहले यूनसंग स्पीच देता है और उन्हें कहता है कि आप सभी को पता ही है कि चेयरमैन की कंडीशन कैसी है और अब मैं न्यू चेयरमैन हूँ और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैंने क्वीन फैमिली को बिट्रे किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। वो कहता है कि मैं फिर से हेन को सीईओ की पोजीशन देने वाला हूँ और फिर वो हेन को स्पीच देने के लिए कहता है। फिर हेन खुद को सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है। यूनवू हेन को देखकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन हेन कह देती है कि यूनसंग ने मुझे धमकाया है। ये सुनकर यूनवू काफ़ी चौंक जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है और उसने मेरे हस्बैंड के ऊपर रिश्वत का गलत इल्ज़ाम लगाया है और मुझे डराया है कि वो जल्दी मेरे हस्बैंड को जेल भेज देगा उन कामों के लिए जो कि उसने किया भी नहीं है। ये सुनकर यूनसंग काफ़ी चौंक जाता है और हेन को कहता है तुम ये क्या कह रही हो। और हेन कहती है कि मैं फिर से सीईओ नहीं बनना चाहती क्योंकि मेरे पास जीने के लिए बहुत कम टाइम बचा है। और ये सुनकर यूनवू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और हेन भी यूनवू की तरफ देखने लगती है। फिर हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनवू, हेन और उसकी कंपनी के सभी लोग साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और उस टाइम हेन सिर्फ एक इंटर्न होती है और एक आदमी हेन को ज़बरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कह रहा होता है। हेन मना कर रही होती है लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती करता है तो यूनवू उस आदमी को पीछे करता है और कहता है कि हेन की जगह मैं ड्रिंक करूँगा और हेन की बजाय तुम्हें मेरे साथ लव शॉट पीना चाहिए। फिर यूनवू और हेन बाहर आते हैं। यूनवू कहता है क्या मेरी वजह से तुम अनकंफर्टेबल हो गई थी। हेन कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता भी है जब तुम ड्रिंक करते हो तुम कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अलावा किसी और लड़की के सामने इतना क्यूट बनने की। ये सुनकर यूनवू खुश होता है और कहता है अच्छा तो मतलब तुम इस वजह से मुझसे नाराज हो। हेन कहते हैं कि और नहीं तो क्या, ये मत भूलो जब तुम ड्रिंक करते हो तुम इतना क्यूट देखकर सभी लड़कियों के दिल धड़कने लगते हैं, तो अगर किसी और के सामने तुमने क्यूट बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और यही रीज़न होता है कि शादी के बाद हेन नहीं चाहती है कि यूनवू ड्रिंक करे। तो यूनवू हेन को कहता है
कि अच्छा मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो हेन भी खुश हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट डे से पिछली नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युनवो युनताई के साथ होता है और उसने ड्रिंक कर ली होती है और युनवो युनताई को कह रहा होता है क्या हेन के दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स होगी। युनताई कहता है उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, इसका मतलब यही है ना कि उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। तो युनवो कहता है लेकिन उसने मुझे बैंडेज लगाई थी तो उसने ऐसा क्यों किया होगा। युनताई कहता है मुझे नहीं पता, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तुम्हें डायरेक्टली उससे पूछ लेना चाहिए। तो युनवो कहता है कि जब भी मैं हेन को देखता हूँ उसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है। जब वो मेरे सामने नहीं होती मैं उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि मेरी लाइफ में वो टाइम ना आ जाए कि मैं हेन को कभी देख ही ना पाऊँ। फिर उनको घर जा रहा होता है, उसके पास एक प्लांट होता है और प्लांट का लीफ तोड़कर वो कह रहा होता है क्या हेन मुझे पसंद करती है या फिर नहीं करती है। और युनवो हेन के रूम के बाहर होता है। युनवो की आवाज़ सुनकर हेन दरवाज़ा खोलने लगती है लेकिन वो नहीं खोलती और युनवो के प्लांट पर सिर्फ एक लीफ रह जाती है जिसमें यह होता है कि हेन मुझे पसंद करती है। ये देखकर युनवो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है लेकिन मेरा केस हेन से बहुत अलग है, क्योंकि मैं हेन को पसंद नहीं बल्कि मैं हेन को प्यार करता हूँ। और वो बाहर से कहता भी है कि हेन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हेन ये सुन लेती है। ये सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।